नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेश मिश्र आप सभी के साथ आज की कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। अभी तक हमने 3 वीडियोस में लगातार बात की है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा एक बृहद परंपरा है। लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात की है और साथ ही साथ विभिन्न काल विभाजनों पर बात की है। आज हम यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर। काल विभाजन के बारे में बात करने से पहले हमको विचार करना होगा आखिर काल विभाजन की आवश्यकता ही क्यों है। क्यों नहीं कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरे समग्र रूप से पढ़ लेते हैं। जब भी कोई चीज बहुत बृहद हो जाता है तो वो बोझिल होने लगता है और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं और पाठकों के दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करने का प्रयास किया था, क्योंकि काल विभाजन करने से किसी भी बृहद चीज को हम समुचित रूप से सही ढंग से बांटकर और समझ सकते हैं। इस आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन करने का प्रयास बहुत सारे विद्वानों ने किया। लेकिन मैं अभी कुछ पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से एक बार पुनः कुछ पुरानी बातों को याद कर लेना चाहना उचित समझता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कमेंट बॉक्स में जो जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसके उत्तर मुझे मिलने चाहिए। पहला, मैंने आपसे बात की थी कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस विद्वान ने लिखा। आपको उत्तर पता है, मैंने कई बार इस पर बात की है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रथम इतिहास को किसने लिखा, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास की भाषा क्या है, हिंदी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर मैंने कई विद्वानों पर बात की। मैं अब फिर से एक बार आपको एक मोटा मोटी शॉर्टकट में जानकारी देता हूं। पहला इतिहास ग्रंथ जो हिंदी भाषा में आया है वो लिखा है गार्गताशी ने, इस्तवार दलितोर इंदो हिंदुस्तानी। इसके बाद हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ आया शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज ने, नाम है शिव सिंह सरोज और उसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। अगला इतिहास ग्रंथ जो अंग्रेजी भाषा में आता है, क्यों मैं आपको इतनी दूर तक फिर से वापस लेके जा रहा हूं, अभी कारण समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा में लिखा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ भी जिसको सच्चे अर्थों में कुछ विद्वानों ने माना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। सन 1888 में प्रकाशित ये इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ के रूप में सामने आता है। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ पर, जो मिश्र बंधु विनोद है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके अतिरिक्त अगर मैंने बात की तो हिंदी साहित्य में 3 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे गए जो पूर्णतः इतिहास ग्रंथ ना होते हुए भी हिंदी साहित्य को समझने के लिए बहुत उपयोगी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रमुख इतिहास ग्रंथों को शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा, लेकिन नहीं भी बताया है तो आप सुन लीजिए और उनको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक बृहद इतिहास ग्रंथ और बढ़िया इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य संवेदना और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे इतिहास ग्रंथ जो 2000 के बाद के आए, उसमें है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो नारी के दृष्टिकोण से लिखा गया कि स्त्रियों ने इतिहास में हिंदी साहित्य में क्या काम किया, उसमें 2013 में यह इतिहास ग्रंथ आता है, मिर्जा माधव द्वारा लिखा गया। अब मैं बात कर रहा हूं हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर। अब मैंने आपसे प्रश्न किया पहले कि साहित्य को काल विभाजन करने की आवश्यकता ही क्या है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बुलेट पॉइंट्स आपको नोट करा रहा हूं। उसमें पहला पॉइंट है कि किसी भी साहित्य को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है, और उन परिस्थितियों को हम समझेंगे कैसे, जब हम उनका काल विभाजन करेंगे। तो साहित्य इतिहास लेखन की काल विभाजन के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, काल विभाजन के कारण। काल विभाजन के कारण
काल विभाजन के कारण उसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, साहित्य विशेष की प्रवृत्तियों में हुए विभिन्न परिवर्तनों को समझने के लिए। साहित्य विशेष की प्रवृत्तियों में हुए परिवर्तनों को समझने के लिए पहला पॉइंट ये है। दूसरा, साहित्य के विकास की परंपरा को भली भांति समझने के लिए। साहित्य विकास की परंपरा को भली भांति समझने के लिए सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिख किया, भली भांति समझने के लिए। इस पे हम 2 मिनट थोड़ा बात कर लेते हैं। साहित्य विशेष की प्रवृत्तियों में हुए परिवर्तनों को समझने के लिए। साहित्य का काल विभाजन इसलिए भी आवश्यक है कि हर काल की कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां रही होंगी, कुछ अलग अलग परिस्थितियों के कारण अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग विचारधारा से साहित्य को लिखा होगा। उन साहित्य की प्रवृत्तियों में क्या परिवर्तन आया, इसको समझने के लिए हमें साहित्य के काल विभाजन को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, साहित्य विकास की परंपरा को भली भांति समझने के लिए। साहित्य लगातार सतत विकासशील प्रक्रिया से गुजरता रहता है। किसी भी समय कोई भी साहित्य कभी स्थिर नहीं होता है। साहित्य समाज का दर्पण है और समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे साहित्य के स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होता रहेगा। अगर साहित्य का काल विभाजन के बिना अगर कोई साहित्य पढ़ा जाता है, साहित्य का इतिहास, तो वो घटनाओं की अर्थव्यवस्था का समूह, मनमाना नामकरण और साहित्य दिशाहीन प्रवाह हो जाता है। मतलब एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान रेनवेलेक, उन्होंने कहा है काल विभाजन के बिना साहित्य का इतिहास घटनाओं की अर्थव्यवस्था का समूह बनकर रह जाता है और उसका मनमाना नामकरण और साहित्य, जब मनमाना नामकरण किया जाता है तो साहित्य दिशाहीन हो जाता है। इसलिए काल विभाजन अति आवश्यक है। अब हम बात करें तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास किस विद्वान ने किया है, तो उसमें मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं इस पे। तो सबसे पहला काल विभाजन करने का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया। आप इनकी पुस्तक का नाम हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सन 1888 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आ रही है, ठीक है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन करने का प्रयास किया। अब हम बहुत विद्वानों ने साहित्य में काल विभाजन करने का प्रयास किया अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार, और उनके नामकरण भी अपने अपने हिसाब से किए। तो काल विभाजन करने के लिए यह भी जरूरी है कि कौन सा साहित्य या कौन सी प्रवृत्ति किस काल से लेकर किस काल तक रही, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और नामकरण की बात करें तो ये काल विभाजन एवं नामकरण की क्लास मान लीजिए आपकी है, ठीक है, नामकरण। तो नामकरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर नामकरण सही नहीं होगा तो साहित्य दिशाहीन हो जाएगा। तो पहला जो हम नामकरण करते हैं उसमें एक आधार बनाते हैं, ऐतिहासिक कालक्रम को आधार बनाते हैं, जिसमें हम आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। दूसरा कुछ होता है शासक और शासन काल के आधार पर हम साहित्य का काल विभाजन करते हैं, जैसे एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा युग, ये सारी चीजें आपके समक्ष आती हैं। उसके बाद नामकरण करने का एक और तरीका होता है कि कोई युग साहित्यकार हो गया, युग प्रवर्तक साहित्यकार, कोई ऐसा बड़ा साहित्यकार हो गया जिसका नाम लेने मात्र से उस युग की प्रवृत्तियों को हम समाहित कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर उपन्यासों के क्षेत्र में देखें या कथा साहित्य के क्षेत्र में देखें तो हम एक बहुत बड़ा नाम पाते हैं, प्रेमचंद।
प्रेमचंद्र का नाम ले लेने से हम उस काल, वो पूरे उपन्यास या पूरे कहानी को हम विभाजित कर सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानियां, प्रेमचंद युगीन कहानियां, प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियां, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। मतलब लगातार हम ऐसे बहुत सारे नामकरण इस तरह भी देखते हैं, जैसे भारतेंद्र युग, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो समय है वो भारतेंद्र युग है। उसके बाद दूसरा द्विवेदी युग के नाम से एक प्रसिद्ध है। मतलब ऐसे साहित्यकार जिन्होंने पूरे साहित्य को अपने कार्यों से इतना अभिभूत कर दिया कि उनको पढ़ लेने मात्र से ही साहित्य की, उस काल की साहित्य की सभी प्रवृत्तियों को हम समझ सकते हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसे आंदोलन जिनके आधार पर नामकरण किया गया, जैसे भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, जागरण सुधार काल, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखते हैं। उसके बाद साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी नामकरण होते हैं। तो उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण में जैसे रीतिकाल, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऐसी कुछ प्रवृत्तियां थी जिनके आधार पर उस काल का नाम इस तरह रखा गया। अब हम बात करें तो हम काल विभाजन में जो पहला जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन करने का प्रयास किया है, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने ऐतिहासिक एवं शासन काल के आधार पर काल विभाजन करने का प्रयास किया। तो इन्होंने पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसमें इन्होंने 11 भागों में साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है। साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है, इतिहास का विभाजन किया है, ठीक है, किया है। नंबर 1 चारण काल, नंबर 2 नंबर 2 है आपका 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। इसके बाद चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य। पांचवा मुगल दरबार। अब ये देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। मुगल दरबार मतलब शासन काल के आधार पर नाम रख दिया गया। छठा तुलसीदास, कवि विशेष के रूप में एक नामकरण उन्होंने कर दिया एक समय का। तुलसीदास मतलब युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में तुलसीदास है, इसलिए उन्होंने तुलसीदास। मैं अभी एक एक चीज पे बात करूंगा, जैसे चारण काल, ये वहां की जो सांस्कृतिक प्रवृत्ति थी उसके आधार पर 15वीं सदी का धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन के हिसाब से। अब यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, इसमें ये कवि विशेष या किसी युग प्रवर्तक साहित्यकार के नाम पर इन्होंने काल ये नाम देने का प्रयास किया। कृष्ण का ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, और आगे एक और नाम दिया इन्होंने रीति काव्य। अभी देखिए प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने दिया रीति काव्य। सातवां काल, इन्होंने टोटल 11 भाग बांटे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। आठवां आपका रखा तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, ठीक है, 8 हो गया। 9वां आपका है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का भारत, नहीं 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ये आपका 9 हो गया। 10वां, ये मैंने पहली बार इतना ज्यादा आपको बताया क्योंकि ये 11 खंडों में 11 भागों में इन्होंने बांटा है, इसलिए थोड़ा ये बृहद है।
इतना बहुत समुचित काल विभाजन नहीं था इनका, लेकिन इन्होंने पहला प्रयास किया, इसलिए इनको महत्व दिया जाता है। जैसे 10वां इन्होंने दिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 10वां हो गया। 11वां जो आपका पॉइंट है वो है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, के शासन में हिंदुस्तान। मैंने आपसे जो अभी बातें की थी कि नामकरण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, तो उसमें आपको मैंने बताया ऐतिहासिक कालक्रम हो चुका है। जैसे उसमें आदिकाल, ऐतिहासिक मतलब लगातार जो इतिहास के आधार पर अगर हम काल विभाजन करें तो हम आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल नाम दे सकते हैं। शासक और शासन काल के आधार पर अगर हम कहें तो एलिजाबेथ युग, मराठा युग, विक्टोरियन युग, मुगल काल, ऐसे बहुत सारे नाम आपको दिख रहे होंगे इसमें। 15वीं शताब्दी, अब सांस्कृतिक आधार पर देखें, सांस्कृतिक राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के आधार पर देखें तो हम देख रहे हैं 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, युग प्रवर्तक साहित्यकारों के नाम पर भी काल विभाजन करने का लगातार प्रयास किया गया। तो ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था जिसमें लगभग 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को बांटने का प्रयास किया गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक महत्वपूर्ण काल विभाजन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस कक्षा को वहीं पर समापन करेंगे। फिलहाल अभी इसको देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम अगला विवाद करेंगे। थोड़ा सा आप तब तक 2 मिनट इसको देख लीजिए। अगला सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा मान्य, जो साहित्यकार रहे और इतिहासकार, सबसे ज्यादा व्यवस्थित इतिहास जो विधेयवादी पद्धति पे लिखा गया, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो मुख्यतः नागरी पचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ। और 1929 में ये पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें शुक्ल जी ने सबसे बेहतर ढंग से और व्यवस्थित ढंग से काल विभाजन करने का प्रयास किया है। तो अब हम यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, शुक्ल के अनुसार इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया था। अब हम उन 4 भागों को यहाँ पढ़ेंगे और उनके काल विभाजन को याद भी आप लोग कर लेंगे। पहला, जिसको हम कहते हैं आदिकाल के नाम से अधिकतर फेमस है, आदिकाल, लेकिन शुक्ल जी ने इसको आदिकाल ना कहकर जो कहा मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। शुक्ल जी ने इसको कहा, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, आदिकाल को ब्रैकेट में कर लीजिए, और मुख्य जो शुक्ल जी ने कहा है वो कहा है वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम जो समय है उसको नाम दिया है वीर गाथा काल। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। समय सीमा क्या मानी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। अभी हम ईस्वी सन में बात करते हैं, ये विक्रमी में लिखा हुआ है, संवत में लिखा हुआ है। विक्रमादित्य जी ने एक संवत चलाया था, शक संवत, उसी शक संवत के आधार पर ये लिखा हुआ है। अगर आपको इसको ईस्वी सन में बदलना हो तो क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी संवत में है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, अगर इसको ईस्वी में बदलना हो, ईस्वी में बदलने हेतु तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। बस क्या करना है, संवत 1050 में से 57 माइनस कर देना है, ठीक है, आ जाएगा 933। तो ये हो जाएगा सन 933 से 93 ईस्वी,
सन 993 ईस्वी, आपको ईस्वी भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान रखेंगे सन लिखेंगे। 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक, ठीक है, ये इसका ईस्वी सन में भी मैं समय लिख दे रहा हूं आपको। दूसरा काल जिसका नाम है, हम इसको मध्यकाल के नाम से जानते हैं, जो ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर अगर नामकरण किया जाए तो उसको बोलते हैं मध्यकाल, लेकिन इसको शुक्ल जी ने क्या कहा है, भक्ति काल नाम दिया है। क्या दिया है, भक्ति काल, भक्ति काल नाम दिया शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में। इसका समय संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी माना है। ठीक, ईस्वी सन में भी आप कन्वर्ट करते चलिए, सन 1318 ईस्वी से, ठीक है, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक, तीसरा काल जिसको हम उत्तर मध्यकाल, सॉरी ये पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल जिसको शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है। शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल, और ये उत्तर मध्यकाल है। ये आपका पूर्व मध्यकाल है, मतलब मध्यकाल से पहले का, इसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, मतलब जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो जो मध्यकाल का समय है उसको शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया। अब ये देखिए प्रवृत्तिवाचक शब्द के हिसाब से रीति, रीति एक परंपरा जो चली आ रही थी, उसके आधार पर रीति ग्रंथों लिखने की, लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसको ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको रीतिकाल नाम दिया। समय दिया संवत 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक है, अब ईस्वी सन में क्या होगा, सन 1643 से 1843 ईस्वी। इसको आप कन्वर्ट भी करते चलिए मेरे साथ, हो सकता है कि वहीं घटाने में गड़बड़ हो जाए। तो 1318 1700 में से 57 माइनस करिए तो आएगा यही 1643। उसके बाद 1900 में से 57 माइनस करिए, 3 इधर 4 9 9 4 1843। ठीक, इसके बाद चौथा जो काल है जिसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, उसको शुक्ल जी ने मुख्य रूप से, आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, गद्य काल नाम दिया। उनका ये नामकरण जो है वो पूरी तथ्यों और तर्कों के आधार पर है, केवल उस पर ऐसे ही बात नहीं की गई है, तर्क और तथ्य के आधार पर ही बात की गई है। गद्य काल नाम दिया, इसका है संवत 1900 से 1984 विक्रमी। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि 1900 से लेकर अब तक, लेकिन शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा है उसमें कहीं भी अब तक का कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। सन 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक का ही समय केवल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का, जिसको हम गद्य काल नाम दिया शुक्ल जी ने, उन्होंने यही किया है। अब इसमें हम इसको देखें तो सन 1843 ईस्वी से लेकर, अब इधर घटा लेते हैं, 1984 विक्रमी में से 57 घटाइए, 14 में से 7 गए 7। ठीक है, 1927 ईस्वी तक केवल शुक्ल जी बात करते हैं मुख्य रूप से। अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे बेहतर और सबसे सटीक काल विभाजन इन्होंने किया। नामकरण को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, जैसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, शुक्ल जी ने केवल 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहने का प्रयास किया है। जैसे जिसमें मुख्य रूप से राशो ग्रंथ जितने हैं उनके आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल कहा। ये हो सकता है कि ये शुक्ल जी की अपनी मान्यता हो। शुक्ल जी ने मुख्य रूप से आदिकाल में 2 प्रकार की भाषाओं के काव्य माने थे, एक अपभ्रंश भाषा काव्य और एक देश भाषा काव्य। तो जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, इन सब के आधार पर, उन रासो ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। बहुत सारे विद्वान इससे संतुष्ट नहीं है, और वैसे भी आदिकाल के 10-12 नाम आपको अलग अलग विद्वानों द्वारा मैं आगे बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काल विभाजन है
मैं तो कहूंगा आप संवत वाला ही याद रखिए। ईस्वी सन में बस केवल 57 घटाकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी किताबों में सन में लिखा होगा, इसलिए मैंने दोनों, आप ध्यान रखिएगा सन और संवत में बहुत अंतर है, ठीक है, 57 वर्ष का अंतर है, इसको ध्यान रखिए। जब भी आपको ईस्वी से संवत में बदलना हो तो 57 जोड़ देंगे, और ईस्वी से अगर आपको संवत से ईस्वी में लाना हो, ठीक है, तो 57 घटा देंगे। यही एक मोटा मोटी काल विभाजन जो आपको मैंने आज बताना चाहता था। हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके बाद एक काल विभाजन हमको और बताना होगा, वो हम अगली कक्षा में बात करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन पर हमें बात करना बेहद जरूरी है। उनकी पुस्तक का नाम आप बताएंगे, क्या वो पुस्तक लिखी गई है कि संपादित की गई है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम अगली कक्षा में जरूर बात करेंगे। और अंत में जैसा मैं बात करता हूँ, हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो हम लोग जिधर भी चलेंगे उधर एक नया रास्ता बनाएंगे। यही जीवन है, जीवन में सतत चलते रहना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।